हेलो दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस चैनल ग्रोथ विद अमित में। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, शायद शेयर मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, उसके हम ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड फ्रॉड डिटेक्शन चेकलिस्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, आप ये समझ सकते हो कि एक कंपनी को, एक फर्म को सबसे अच्छी ग्रोथ कौन दे सकता है या उसको सबसे बुरे फेज से कौन निकाल सकता है। तो उसका मैनेजमेंट या उसके जो प्रोमोटर्स हैं वही एक कंपनी को ग्रोथ देते हैं और वही एक कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, वही उस कंपनी के ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होते हैं। और इवन अगर मैनेजमेंट अगर फ्रॉड निकल गया या वही अगर क्रूक निकल गए तो एक कंपनी को वो इंसॉल्वेंसी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट का अच्छा होना, मैनेजमेंट का शक्तिशाली होना, मैनेजमेंट का कैपेबल होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमें ऐसी क्या-क्या पैरामीटर्स चेक करने चाहिए जिससे कि अगर किसी कंपनी में फ्रॉड होने वाला है मैनेजमेंट द्वारा या कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो हमें अर्लियर पता लग जाए, पहले से पता लग जाए और हम उस कंपनी से जल्दी निकल पाएँ और उसके इंसॉल्वेंट होने से पहले हम अपने शेयर बेच सकें या हम जल्दी से जल्दी उस कंपनी से एग्जिट कर पाएँ, ताकि हमें फाइनेंशियली लॉस ना झेलना पड़े। इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या इसमें देखना चाहिए एक मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट बैकग्राउंड कैसा है। मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या रही है। अगर एक केमिकल की कंपनी है और उसका जो प्रोमोटर है वो किसी ऑटो बैकग्राउंड से आया है या किसी एफएमसीजी से आया है, तो आप समझ सकते हो कि उसको केमिकल का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वो ग्रोथ लाने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो शायद वो उतना हेल्प ना कर पाए जितना एक केमिकल इंजीनियर या केमिकल से रिलेटेड एक जो पर्सन है वो हेल्प कर सके। यानी एक अगर किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, एमटेक, पीएचडी की हुई है, तो वो उसको बहुत अच्छा ग्रोथ से दे सकता है, बजाय कि एक आउटसाइडर अगर कंपनी में आए तो। तो इसलिए मैनेजमेंट में ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट के पर्सन्स हैं, वो उस फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो फील्ड से रिलेटेड है, तो उस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है और अगर रिलेटेड नहीं है, तो देखिए उस कंपनी के ग्रोथ के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है और हो सकता है या तो अगर वो मतलब सच्चे भी हैं, तब भी उस कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत टाइम लग सकता है, उनको एक्सपीरियंस लेते-लेते भी। तो इसलिए पर्टिकुलर उस फील्ड का पर्सन होना ज़रूरी है मैनेजमेंट में। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये देखना है कि जो प्रोमोटर हैं, वो स्किन इन द गेम है कि नहीं उनका। मतलब उनकी जो होल्डिंग है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, वो ठीक-ठाक है कि नहीं है। अगर हमारी कंपनी में प्रोमोटर की ही लो होल्डिंग है, तो वो उस कंपनी के ग्रोथ के लिए कैसे इतना एफर्ट लगाएँगे। तो इसलिए कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, उनकी भी होल्डिंग होनी चाहिए, अच्छी होल्डिंग होनी चाहिए, ताकि वो उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी तरह काम कर सकें और अपना पूरा 100% एफर्ट लगा सकें। उसके बाद क्या है, कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें एक ईसोप होता है, तो वो ईसोप जो है, ऐसा तो नहीं है कि ईसोप का गलत उपयोग हो रहा है। कई बार क्या होता है कि ईसोप उस टाइम पे दिया जाता है कि ईसोप देने के आप जस्ट बाद आप देखेंगे कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ गया और कई ऐसे जो एम्प्लॉई होते हैं, वो ईसोप जो उनको मिला होता है, मतलब नंबर ऑफ जो शेयर्स उनको कंपनी की तरफ से मिले होते हैं, वो क्या करते हैं उसमें से उसको बेच के हाई प्राइस पे और एग्जिट कर जाते हैं। तो ये एक कंपनी की गलत प्रैक्टिसेस में माना जाता है और ये वो कंपनियां एक तरह से फ्रॉड जिनमें होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज और हम देख सकते हैं कि कंपनी में ऐसा तो नहीं है कि प्रोमोटर्स ने बहुत ज्यादा प्लेजिंग कर रखी हो बैंक में, क्योंकि जो प्लेजिंग है यानी अपने शेयर गिरवी रखना, तो वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है एक कंपनी के लिए। और खासकर जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है या इकोनॉमिक डाउनफॉल रहता है, उस टाइम पे जो ऐसी कंपनियां होती हैं कि जिनमें प्लेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, बैंक के पास मान लीजिए उन्होंने जिन्होंने प्लेजिंग कर दिया प्रोमोटर्स ने, तो अगर उस शेयर के प्राइस गिरते जाएंगे तो बैंक क्या कहता है, हमें कोलेटरल चाहिए, मतलब और हमें पैसा चाहिए उसके, मतलब वो बराबरी के लिए कि जितना उन्होंने लोन दिया हुआ है उसकी बराबरी के लिए। अगर मान के चलिए कि अगर कंपनी नहीं दे पाती है,
उसके प्रोमोटर्स वो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो बैंक क्या करते हैं, इसको ओपन मार्केट में शेयर को सेल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि शेयर बहुत ही तेजी से उसके प्राइस गिरते हैं, और रिसेशन की वजह से तो मार्केट प्राइस ऑलरेडी गिरे ही होते हैं शेयर प्राइस, जब बैंक सेल करते हैं तो और ज्यादा वो गिरता जाता है। तो कई बार ऐसी कंपनियां 70-80% तक इनके शेयर प्राइस गिर जाते हैं। तो ऐसी कंपनियों से एज ए इन्वेस्टर आपको बच के रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, एक कंपनी में आप आपको प्रोमोटर के तौर पे और क्या देखना चाहिए, जैसे कि कई फ्रॉड पुराने फ्रॉड हुए हैं। डीएचएफएल में फ्रॉड हुआ था, यस बैंक में फ्रॉड हुआ था, मनपसंद बेवरेजेज में ऐसा फ्रॉड हुआ था, आईएल एंड एफएस में फ्रॉड हुआ था। तो देखिए डीएचएफएल में क्या हुआ था कि कंपनी ने क्या किया था कि सेल कंपनियां बनाई थी, 91-92 के अराउंड सेल कंपनियां उन्होंने बनाई थी डीएचएफएल ने। और उसके जो प्रोमोटर थे उन्होंने क्या किया, 31,000 करोड़ उसको उन्होंने अलग अलग सेल कंपनियों के थ्रू ट्रांसफर करके, और वो पैसा वो एक तरह से गबन कर गए। और डीएचएफएल कंपनी जो है, जो कि फाइनेंस की कंपनी थी, वो अल्टीमेटली इंसॉल्वेंसी में आ गई, दिवालिया घोषित हो गई। तो इस तरह से की जो सेल कंपनियां बना रही हैं उसमें आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखना जरूरी है, कि ऐसा तो नहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा ये पैसा जा रहा है, बैंक से ले तो रहे हैं बट वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में पैसा जा रहा है, सेल कंपनियों को वो पैसा दिए जा रहे हैं। मान के चलिए कि एक तरह से ये बहुत बड़ा फ्रॉड होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो ये इन पे आपको ये एनुअल जो रिपोर्ट होते हैं वो आपको चेक करना जरूरी है, क्वार्टरली रिपोर्ट होती है वो आपको चेक करना जरूरी है। उसके बाद कहीं अगर फ्रॉड हो रहा है तो ये आपको सेबी की रिपोर्ट से पता लगती है, और ऐसे कई सारे वेबसाइट हैं जिनसे कि और चीजें आपको धीरे धीरे पता लगती हैं। तो ये आपको क्या है, आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होती रहनी चाहिए। प्लेजिंग का जो है, प्लेजिंग आपको एनएससी और बीएससी से आपको पता लग जाता है, एनएसडीएल की वेबसाइट से आपको प्लेजिंग के बारे में पता लग जाता है। तो ये आपको देखना जरूरी है। और आपको कंपनियों में क्या देखना जरूरी है रेड फ्लैग के तौर पे, तो ये देखना जरूरी है कि कंपनी, ऐसा तो नहीं कि जो प्रोमोटर आए हैं, जो प्रोमोटर ऑलरेडी जो कंपनी चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उनका हाथ किसी इंसॉल्वेंट कंपनी में रहा हो, मतलब जो पुरानी कंपनियों से निकल के आए हैं वो वहां से इंसॉल्वेंट हो गई हो, या उस कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो अगर उनका पुराना बैकग्राउंड ही ऐसा है जहां पे वो लॉस करके आए हैं कंपनियों में, या इंसॉल्वेंसी की तरफ उन कंपनियों को ढकेल दिया है, तो हो सकता है उनका जो नई कंपनी जो ज्वाइन करेंगे उसमें भी वो अच्छा साबित ना हो। तो आपको प्रोमोटर्स में ये क्वालिटीज भी देखनी चाहिए, आपको उनके पुराने रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, उनके नाम के आगे फ्रॉड लगा के जैसे, या और कुछ देखने, ये सब चीजें गूगल पे आपको टाइप करके चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि उनके नाम के अगेंस्ट कुछ आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि सेबी ने उन पे बैन लगा रखा है, आरबीआई ने ऐसे उन्होंने बैन लगा रखा हो। तो ऐसे आपको प्रोमोटर से थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, और अच्छा यही रहेगा कि आप ऐसी कंपनियों से दूरी बना के रखें। और किस तरह की कंपनियां हो सकती हैं जिनसे कि आपको बच के रहना चाहिए, और आपको चेक करना चाहिए कि इनके कोई केस तो नहीं चल रहे सीबीआई में, ईडी में, आरबीआई से, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ पेंडिंग केस चल रहे हो, या किसी कोर्ट में केस चल रहा हो, कुछ इवन घरेलू भी केस चल रहा हो, वो भी उस कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ऐसे प्रोमोटर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, पॉलिटिकल कोई कनेक्शन तो नहीं है, कि कंपनी में ऐसा लगता है कि जैसे एक अनिल धीरू भाई अंबानी की कंपनियां जो होती थी उनमें अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से उनको बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स मिलते थे और उनकी कंपनियां प्रोमोट होती थी। आजकल के टाइम में भी मैं नाम नहीं लूंगा बट आपको पता है कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको थोड़ा सा पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है। तो ऐसी कंपनियां क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर जैसे ही पार्टी चेंज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चेंज होगी, तो ऐसी इनकी जो कंपनियां होती हैं वो बहुत बुरी तरह इनके प्राइस गिरते हैं, और इनको ऑर्डर भी हो सकता है मिलने बंद हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट है तब तक ऑर्डर मिल रहा है। कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो हो सकता है वो किसी और कंपनी को सपोर्ट करे, या इसके अगेंस्ट में हो तो उनको सपोर्ट ना करे वो। तो ये सब चीजें भी एक कंपनी में देखना आपको जरूरी है, कि ऐसा तो नहीं इनको पॉलिटिकल बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा हो, उस वजह से ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं, और पॉलिटिकल सपोर्ट जैसे ही इनसे छिन जाए तो ये कंपनियां बहुत इनको नुकसान हो या कुछ ऐसा हो। तो आपको ऐसी कंपनियों से भी थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। उसके बाद और किस तरह की कंपनियां हो सकती हैं कि जहां पे आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। देखिए जहां पे
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, सीएफओ सीईओ, खासकर सीएफओ, अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बार बार रेजिग्नेशन दे रहे हैं या बार बार वो कंपनी से हटाए जा रहे हैं, तो आपको वहां पे अलर्ट होने की जरूरत है। ये बहुत खतरनाक साइन है ये कंपनी के लिए, क्योंकि अगर मान के चलिए कि सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का जो रोल क्या होता है कि वो फाइनेंस को और उसकी रिपोर्ट्स ये सब जो बनाते हैं, अगर ये कुछ भी कंपनी में गलत चल रहा है तो कंपनी जो है या तो उसको कुछ पैसे दे के ये चीजें अपने तरीके से रिपोर्टें बनवाती हैं, या अगर वो नहीं मानते तो रेजिग्नेशन दे देती हैं। मतलब अगर सीएफओ अगर ईमानदार है तो वो सीधे रेजिग्नेशन देगा। तो आपको इन कंपनियों से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, या इनको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि सीएफओ ने क्यों रेजिग्नेशन दिया, मेन वजह क्या है, या पास्ट में कितने सीएफओ ने रेजिग्नेशन दिया है, कितने टाइम में कितने सीएफओ ने रेजिग्नेशन दिया है। तो ये सब आपको चेक करना है। उसके बाद आपको देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि जो प्रोमोटर हैं या जो बोर्ड मैनेजमेंट है उनकी कोई न्यूज जो है गलत न्यूज वो किसी न्यूज पेपर में आ रही है, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया या कोबरा पोस्ट या और किसी इकोनॉमिक्स टाइम्स, ऐसी अगर न्यूज़पेपर्स में इनकी न्यूज आए, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसी में अगर न्यूज आए तो वो आपके लिए कंसर्न का विषय है और आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि ऑडिटर्स जो है, ऑडिटर्स जो है ऐसा तो नहीं हो ऑडिटर्स बार बार चेंज हो रहे हो। अगर किसी कंपनी में ऑडिटर बार बार चेंज हो रहा है तो वहां मान के चलिए कि कुछ ना कुछ जो है उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जो ईयरली जो रिपोर्ट्स रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि जब ऑडिटर बार बार चेंज होते हैं तो इसका मतलब यही है कि जो पुराना ऑडिटर है वो ईमानदार था, या फिर अगर कंपनी उसको अपनी तरफ से मैनिपुलेशन करना चाहती है, वो नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऑडिटर बार बार किसी कंपनी में चेंज हो रहा है तो वहां आपको अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वाई द ऑडिटर इज चेंजिंग रिपीटेडली। तो इस तरह की कंपनियों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की चाहिए की जरूरत है। उसके बाद आपको और क्या देखना है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ये सब देखना है कि ऐसा तो नहीं कि जो सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं इधर का फंड उधर जा रहा हो और बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे ही देखिए IL&FS के केस में उन्होंने लगभग 348 जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किए थे और लगभग काफी पैसा उन्होंने इस तरह से फ्रॉड किया था। तो इन कंपनियों से, और लास्ट में अल्टीमेटली वो एक तरह से शायद इंसॉल्वेंसी में चली गई थी IL&FS। तो इस तरह की कंपनियों से, इस तरह के प्रोमोटर से जहाँ पे कि बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी सेल कंपनियां बनी हुई हैं, उन कंपनियों से आपको बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। उसके बाद और किस तरह की कंपनियां हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए दोस्तों, उसके बाद हमें उन कंपनियों से को चेक करना चाहिए या उन कंपनियों में हमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जहाँ पे आपको ये लगे कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट, जो मैनेजमेंट है वो बार बार वहां से मैनेजमेंट बोर्ड को छोड़ के जा रहा है। देखिए क्या होता है कि जो इंडिया की टॉप 1000 कंपनियां हैं उनमें एक क्राइटेरिया है कि उनमें 50% से जो ज्यादा मैनेजमेंट के लोग हैं, 50% से ज्यादा वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और जो बाकी जो लिस्टेड कंपनियां हैं 1000 के बाद वाली बता रहा हूँ, उनमें एट 1/3, तो मतलब ये 3 में से 1 पर्सन कम से कम आपका वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इन कंपनियों में इंडिपेंडेंट अगर मैनेजमेंट बार बार छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब कि क्या होता है कि ये कुछ फैमिली जिनका होल्ड है उनमें, उन कंपनियों में, कि मान के चलिए कि किसी पर्टिकुलर फैमिली का होल्ड है, वो अपनी ज्यादा उसमें चला रहे हैं, उनके डिसीजन ज्यादा चल रहे हैं, या फिर कुछ फ्रॉड हो रहा है और इंडिपेंडेंट जो मैनेजमेंट है वो उसके अगेंस्ट है, तो अल्टीमेटली उनको वो मैनेजमेंट जो बोर्ड है वो छोड़ के जाना पड़ता है ऐसे केसेस में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। अगर लगता है कि ऐसे 3-4 फ्रॉड मिल रहे हैं आपको, तो आपको फिर वो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि इस कंपनी से आप एग्जिट कर जाइए। उसके बाद दोस्तों हमें ये चेक करना है कि जो मैनेजमेंट का पेमेंट है, मतलब उनको जो सैलरी मिल रही है, जो उनको बाकी के बोनस वोनस और ये सब चीजें मिल रही है,
वो नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। देखिए, एक सेबी की तरफ से एक रूल है कि जो नेट प्रॉफिट है उसका 11% से ज्यादा मैनेजमेंट को सैलरी नहीं मिल सकती है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा इनको सैलरी मिल रही है या उनको और ज्यादा मतलब ये बोनसीज या मिला के ये सब मिल रहे हैं। तो अगर ये मान के चलिए, एक चीज ये भी है कि उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। दूसरी चीज ये है कि अगर कंपनी ही मान के चलिए कि अगर लॉस कर रही है, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही और ईयरली एक मैनेजमेंट का की जो पेमेंट है, उनकी सैलरी, उनके और भत्ते जो हो गए वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके बोनस वगैरह हर साल हर क्वार्टरली बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कंसर्न होने की जरूरत है। क्योंकि वो फिर मैनेजमेंट ये मान के चली कि उस कंपनी के फेवर में नहीं है, वो अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं। और कंपनी चाहे प्रॉफिट करे या लॉस करे, उनको उससे मतलब नहीं है। उनको अपनी सैलरी से और अपने बोनस इससे मतलब है बस। तो ऐसे प्रोमोटर से, ऐसी कंपनियों से थोड़ा सा हमें सावधान होने की जरूरत है और इनसे बचना चाहिए। और किस तरह की कंपनियां हैं जिनसे हम बच के रह सकते हैं दोस्तों? उसके बाद हमें ऐसी कंपनियों से अलर्ट होने की जरूरत है जहां पे बाई बैक के बाद उनके जो इनसाइडर होते हैं वो उस कंपनी के शेयर को सेल करते हैं। क्योंकि मान के चलिए कि जो कंपनी बाई बैक करती है, तो कंपनी बाई बैक करने के बाद उसका ईपीएस बढ़ जाता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, तो उस कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है। ऐसे में कंपनियों में क्या होता है कि ज्यादातर उनके शेयर प्राइस इंक्रीज होते हैं। और मान के चलिए कि अगर कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और उसमें जो उसके इनसाइडर है, मतलब जो मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर वही तुरंत उसको सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं और वो मौके का फायदा उठा रहे थे एक तरह से। क्योंकि एक तरफ से कंपनी बाई बैक कर रही है और अगर मान के चलिए कि जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ा, अगर उसके मैनेजमेंट में से किसी ने वो सेल कर दिया शेयर को, तो इसका मतलब क्या है कि वो मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉड है या वो कोई ना कोई गलत काम कर रहे हैं। तो आपको वहां पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और इन कंपनियों में आपको अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये सारे रिपोर्ट्स ये सब चेक करने के लिए कई सारी साइट्स को देखते रहना चाहिए। जैसे कि सेबी हो गई की साइट हो गई, एनएससी बीएससी की साइट्स हो गई, उसके बाद एनसीएलटी की हो गई साइट, सीरियस फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इसकी साइट हो गई। ये आपको चेक करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और आपको आरबीआई की वेबसाइट हो गई। तो ये डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स पे आपको बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के बारे में आपको चीजें पता लग जाएंगी और इनके बारे में बहुत कुछ इन वेबसाइट्स पे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फिर आपको ऐसी कंपनियों से अलर्ट रहना चाहिए जिनके प्रोमोटर फ्रॉड से पहले अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे ये चीजें देखिए, आपको कहाँ से पता चलेगी? एनएससी की वेबसाइट से पता चलेगी, जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है वहां से। जैसे कि जी एंटरटेनमेंट के केस में सुभाष चंद्रा जो इसके प्रोमोटर थे, उन्होंने क्या किया कि जब ये खत्म होने वाली थी, उससे पहले इन्होंने इसके शेयर बेचने शुरू कर दिए थे। ऐसे ही विजय माल्या जो किंग फिशर एयरलाइंस के ओनर थे, उन्होंने शेयर्स को प्लेज करना शुरू कर दिया था। उसमें काफी प्लेजिंग कर दी थी बैंक से और बैंक से काफी पैसे लिए थे। उसके बाद आपको पता ही है कि वो यूके में जाके वहां पे सेटल हो गए। तो इस तरह आपको जो है, अगर यहाँ पे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग लगातार चल रही है, आपको लग रहा है कि प्रोमोटर कंपनी के शेयर बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि ये क्यों बेच रहे हैं, रीजन फाइंड आउट करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो उस कंपनी से आप एग्जिट कर जाइए टाइम बिंग के लिए। उसके बाद अगर वो प्लेजिंग उस कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है, टाइम टू टाइम अगर कंपनी की प्लेजिंग बढ़ती जा रही है, तो वहां पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है। एंड बेटर विल बी दैट यू एग्जिट दैट स्टॉक। तो इन केसेस में आपको ज्यादा वेट करना नहीं चाहिए, आपको सीधे पहले कंपनी से एग्जिट कर जाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके फाइनेंशियल में या उसके मैनेजमेंट में चीजें सुधर रही हैं, तो आप फिर से आप चाहे तो उसमें एंट्री कर जाइए। बट टाइम बिंग के लिए आपको एग्जिट कर जाना चाहिए ऐसी कंपनियों से। दोस्तों, उसके बाद और कौन सी कंपनियां हैं जिनसे हमें अलर्ट रहना चाहिए, इनमें हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अच्छी तरह से? तो ये जो कंपनियां हैं, ये ऐसी कंपनियां होती हैं कि जिनमें नेट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बट उसमें अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो कैश फ्लो नहीं है,
या उस कंपनी में कैश है ही नहीं। नेट प्रॉफिट वो बढ़ता जा रहा है कंपनी का, बट कैश उस कंपनी से गायब है। तो ऐसी कंपनियों से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए 2009 में जो सत्यम स्कैम हुआ था, सत्यम कंप्यूटर स्कैम, तो रामलिंगम राजू जो थे उस कंपनी के प्रोमोटर, उन्होंने क्या किया था कि ज्यादातर पैसा उन्होंने वहां पे प्लॉट व्लॉट खरीदने में लगाया था, कैश उनके पास था नहीं। बट वो कंपनी में क्या कर रहे थे, आर्टिफिशियली वो नेट प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहे थे और कैश उनके पास था नहीं कैश दिखाने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक कंपनी नेट प्रॉफिट या ये सब चीजें तो बढ़ा सकती है, बट कैश को वो ज्यादा कुछ कैश में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वहां पे अल्टीमेटली उनकी कंपनी एक्सपोज हो गई और उनको सामने आना पड़ा और डिक्लेयर करना पड़ा कि हम इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये कंपनी में ऐसे ऐसे मैंने फ्रॉड किया है। तो आपको इन कंपनियों से बच के रहना चाहिए जहां पे नेट प्रॉफिट तो अच्छा दिख रहा है बट वहां पे कैश फ्लो बिल्कुल है ही नहीं, या फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ऐसी कंपनियों से आपको अलर्ट होने की जरूरत है। फ्रेंड्स, और कौन सी कंपनियां हैं जहां पे हमें अलर्ट रहना चाहिए? तो उन कंपनियों से आपको अलर्ट रहना चाहिए जिन कंपनियों में मशीनरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। देखिए पहले एक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था एमटेक ऑटो में, उनकी 30% जो यूटिलाइजेशन है वही हो पा रही थी कंपनी की, और ज्यादातर उनका प्लांट शट डाउन हो रहा था, बीच बीच में खुलता था। तो बाद में क्या पता चला कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को उन्होंने छुपाया एक तरह से, और वो बाद में जो कंपनी है इंसॉल्वेंसी की तरफ चली गई। तो जहां पे जितनी मशीनरी है, जितना उनके पास रॉ मटेरियल है, वो अगर वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, उसका वो 20-30% ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है मशीनरी का या उनके प्रोडक्ट्स का, तो उन कंपनियों से आपको अलर्ट होने की जरूरत है। उसके बाद हमें उन कंपनियों से अलर्ट रहना चाहिए या उन कंपनियों से हमें सावधान रहने की जरूरत है जहां पे डेटर डेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेंट्री डेज बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेंट्री आपकी बढ़ती जा रही है अकॉर्डिंग टू सेल्स। मतलब अगर सेल्स हमारा बढ़ रहा है बट उससे ज्यादा आपको पता चल रहा है कि रिसीवेबल डेज, डेटर डेज जिनको कहते हैं, या इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो उन कंपनियों से अलर्ट होने की जरूरत है कि या तो उनके मैनेजमेंट में ही कोई दिक्कत है या फिर उनके प्रोडक्ट्स में दिक्कत है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो आपको इन कंपनियों से, ऐसे मैनेजमेंट से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये हो सकता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो जो कि अपने डेटर डे को कम नहीं कर पा रहा हो, अपने पैसे को वो टाइम पे नहीं ले पा रहे, तो वो आगे उस कंपनी में ग्रोथ कैसे लेके आएंगे। तो इन कंपनियों से और ऐसे मैनेजमेंट से आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। उसके बाद उन मैनेजमेंट से, उन कंपनियों से आपको अलर्ट होना है जहां पे आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जिन कंपनियों में सप्लाई हो रही है 50% डिपेंडेंस, 60% डिपेंडेंस जो है एक ही कंपनी पे है या एक ही रीजन में है। जैसे कि सुजलोन के केस में उनका यूरोप में काफी माल उस टाइम बिकता था, तो जैसे ही उनकी सेल बंद हुई तो सुजलोन एक तरफ से डाउनफॉल की तरफ चला गया और इंसॉल्वेंट हो गया था सुजलोन। तो ऐसी आपको कंपनियों पे जहां की बहुत हैवी कंसंट्रेशन है एक दो कंपनियों के ऊपर, मतलब मान के चलिए कि जो भी सेल्स है वो टोटल सेल्स का 70-80% दो तीन कंपनियां मिलकर बनाती हैं, तो ऐसी कंपनियों से आपको बचने की जरूरत है। आप टोटल जो है एटलीस्ट 10 कंपनियों का वो देखिए कि जो टोटल 10 कंपनियां है जहां पे सेल है किसी कंपनी की, तो टोटल 10 का कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर आपको लगता है कि वो 50% से ज्यादा है तो वहां आपको थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि पता चले फ्यूचर में इनकी सेल कम हो जाए, अगर एक दो इनके क्लाइंट टूट जाए तो, या एक दो ऐसे कंपनियां अगर टूट जाए तो आपको वहां पे कंपनियों को अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि अगर हैवी कंसंट्रेशन दो तीन कंपनियों पे ही है तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। सेल अगर गिर जाती है, मान लीजिए उन्होंने कोई दूसरे कंपनियों से डील कर लिया, तो ऐसे में उनकी सेल अचानक से गिर सकती है और वो कंपनियां प्रॉफिट से लॉस की तरफ भी जा सकती हैं। तो इन कंपनियों से हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है या उसको किसी तरह से, मतलब मान लीजिए किसी कंपनी से डिस्क्वालिफिकेशन मिली है,
तो ऐसी चीजें आप एक साइट पे चेक कर सकते हैं। MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इस जो है इस साइट पे आप ये सब चीजें की प्रोमोटर्स की का डिस्क्वालिफिकेशन या ये सब चीजें आप वहां पे चेक कर सकते हैं। बाकी मैं और भी चीजें इसमें थोड़ा सा डाल दूंगा जिससे कि आप अच्छी तरह से चेक कर सकें। दोस्तों, और कौन सी कंपनियां हैं जिनसे आपको अलर्ट होने की जरूरत है? तो ऐसी कंपनियां जिनके जो प्रोमोटर हैं वो एग्जिट कर जाएं, CEO जो है वो एग्जिट कर जाएं, तो आपको जरूर देखना चाहिए कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। देखिए, यस बैंक जो है वो इंसॉल्वेंट होने से पहले जो उसको गवर्नमेंट ने बचा लिया था, बट उतना जो लॉस हुआ था उससे पहले उसके जो प्रोमोटर थे राणा कपूर, वो एग्जिट कर गए थे उस कंपनी से। तो वहां पे जो है इन्वेस्टर्स को अलर्ट होने की जरूरत थी कि CEO क्यों एग्जिट कर गया, क्या रीजन है। ये सब चीजें आप उस टाइम पे हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर प्रोमोटर कंपनी में लॉस चल रहा है बट उसके बाद बहुत ही उसकी लाइफ स्टाइल लेविश टाइप की है, जैसे कि विजय माल्या के केस में किंगफिशर एयरलाइंस लॉस पे लॉस बुक किए जा रही थी, और उनका जो लेविश लाइफ स्टाइल था वो और बढ़ता ही जा रहा था, और ज्यादा वो लेविशली मतलब वो अपनी लाइफ को जी रहे थे, और महंगे महंगे शौक उनके। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि आपका जो है कंपनी की तरफ, कंपनी के ग्रोथ की तरफ उतना आपका ध्यान नहीं है जितना अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में है। तो ऐसे प्रोमोटर से, ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। आप देखिए कि उस टाइम पे किंगफिशर एयरलाइंस को इतना बड़ा लॉस हो रहा था, बट उसके बावजूद भी उन्होंने एक IPL की टीम खरीदी थी। तो ये चीजें दिखाती है कि वो कितने सीरियस थे अपने बिजनेस को लेके। तो आपको ऐसी कंपनियों से, ऐसे प्रोमोटर से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए दोस्तों। और एक दो तरह की कंपनियां होती है जिनसे हमें अलर्ट रहना चाहिए, जैसे कि डेलोइट थी। डेलोइट जो क्या नाम है, ऑडिटर्स थे, ऑडिटर्स की कंपनी थी। तो वो मनपसंद बेवरेजेज नाम की एक कंपनी थी, उसको ये ऑडिट कर रहे थे और वहां पे फेक सेल्स दिखाए थे। तो ये वहां से प्रोमोटर एग्जिट कर, ये मतलब ये डेलोइट जो है वो एग्जिट कर गए थे, और उन्होंने कंपनी का मतलब जो ऑडिटिंग है वो ऑडिटिंग करने से मना कर दिया था। तो इन कंपनियों से जहां पे ऑडिटर ऑडिटिंग के से ही मना कर दे, या जहां पे ऑडिटर बैकआउट कर जाए, वहां पे आपको अलर्ट रहना चाहिए कि आखिर आखिर ऑडिटर ऐसा क्यों कर रहा है, उस पर कोई प्रेशर तो नहीं बना रहा है कंपनी का पर्सन या उसका मैनेजमेंट। तो आपको इन कंपनियों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, मनपसंद जो बेवरेजेस कंपनी है वो एक तरह से वो फ्रॉड घोषित हुई कंपनी और इंसॉल्वेंसी में चली गई। उसके बाद और किस तरह की कंपनियां होती हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए? तो दोस्तों, जहाँ पे एक कंपनी और है, एक तरह की कंपनियां जहाँ पे हमें और अलर्ट रहना चाहिए, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। जैसे एक PwC ऑडिटिंग फर्म थी, वो सत्यम कंप्यूटर्स को वो ऑडिटिंग भी कर रहे थे और साथ में उनको एडवाइस भी कर रहे थे। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसे फर्म से, ऐसे आपको जहाँ पे ऐसी चीजें आ जाए, उन कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए। उसके बाद ऐसी कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए जो कि अपनी फील्ड ही चेंज कर लें, एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चली जाएं। मान के चलिए कि अगर कोई फार्मा की कंपनी है और वो पता चले प्रॉपर्टी डीलिंग में चली जाए, या कोई जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और वो फार्मा में चली जाए, तो जिस फील्ड की उनको नॉलेज ही नहीं है उसमें वो प्रोग्रेस कैसे करेंगे, उसमें प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? तो अचानक से अगर डाइवर्सिफाई कर लें अपने फील्ड को ही, तो आपको ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। इन कंपनियों में हमेशा ज्यादातर लॉस होने के ही चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें इन कंपनियों से दूर रहना चाहिए दोस्तों। अगर आपको कंपनी के मैनेजमेंट, उसके एम्प्लॉयज के बारे में जैसे रिव्यू चाहिए, तो ग्लास डोर एक वेबसाइट है, और इंडीड एक, हाँ जी, इंडीड है। उस पे आप कंपनी के प्रोमोटर का और कंपनी के लोगों का, मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं, इनका आप रिव्यू चेक कर सकते हो ग्लास डोर और इंडीड पे। दोस्तों, और एक तरह की कंपनी है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, ऐसी कंपनियां जो कि अपना
क्वार्टरली रिजल्ट या ईयरली जो रिजल्ट है वो बहुत लेट जो है वो पोस्ट करती हैं। ऐसी कंपनियों से आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसी कंपनियां बाद में आपको पता लगेगा, एक रोल्टा इंडिया थी, वो कंपनी ऐसे ही क्वार्टरली उनके रिजल्ट हमेशा लेट ये जो है पब्लिश करते थे, और उसके बाद पता लगा कि कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी में चली गई, इंसॉल्वेंट हो गई। तो बहुत लेट अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं, तो कई बार ये अपने कुछ खराब रिजल्ट को चेंज करने के लिए या उसको छुपाने के लिए लास्ट में पोस्ट करते हैं, या और कई इन पे ऐसे चीजें होती हैं जिसको छुपाने के लिए बहुत लेट ये अपने रिजल्ट पोस्ट करते हैं। तो इन कंपनियों से भी हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। उसके बाद आपको ऐसे प्रोमोटर से, ऐसे मैनेजमेंट से दूर रहना चाहिए जो बार बार टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और बार बार अपने आप को खुद ही प्रमोट करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट इतने गुना बढ़ा देंगे आने वाले टाइम में, इतने गुना ये कर देंगे। बट जब रिजल्ट आता है, क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो आपको ऐसी कंपनियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए कि इनके प्रोमोटर बोलते तो बहुत कुछ है, बट एक्चुअल में जो इनका रिजल्ट होता है वो कुछ नहीं आता इनके मतलब ये बोलने के हिसाब से। तो आपको ऐसे प्रोमोटर से दूरी बना के रखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ फोरेंसिक अकाउंटिंग चेक करने चाहिए, जैसे कि ऑल्टमैन जेड स्कोर। ये 1.8 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर 1.8 से कम है तो वहाँ पे कंपनी के इंसॉल्वेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक और होता है कि आपको डेटर डेज जो है वो कम होना चाहिए। वो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि डेटर डेज कंपनी का कम हो। बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो कंपनी रिस्की होती जा रही है। फिर उसके बाद पेट्रोस की एफ स्कोर होता है, वो आपका 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ये फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। तो जो 9 होता है उसमें बेस्ट माना जाता है। 9 तक ये पैरामीटर्स होते हैं, वो आप डिटेल में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। तो पेट्रोस की एफ स्कोर जो है वो 5 से ज़्यादा है तो ठीक है। अगर 5 से कम है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और अलर्ट होने की ज़रूरत है। उसके बाद ऐसी कंपनियां जहाँ पे आपको लगता है कि जो रॉ मटेरियल है वो 2-3 क्लाइंट्स पे ही डिपेंडेंट है कंपनी, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। ज़्यादातर ये केमिकल और टेक्सटाइल कंपनियों में ऐसा होता है कि उनकी डिपेंडेंसी 2-3 सप्लायर्स पे ही होती है। तो इन कंपनियों से थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलिए कि उन कंपनियों में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई या वो कोई और दूसरा उनको कोई बड़ा क्लाइंट मिल गया, तो इन कंपनियों का प्रोडक्शन रुक सकता है। तो आपको इन कंपनियों से थोड़ा सा देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। उसके बाद जहाँ जिन कंपनियों में कर्जा बहुत है, जिनमें डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, इन कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए। आपने जैसे पहले अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनियों में देखा होगा कि उनमें डेट टू इक्विटी बहुत हाई रहता था। रिलायंस कम्युनिकेशन इसी वजह से वो एक टाइम पे जो 500 रुपए की कंपनी थी वो सिंगल डिजिट में आ गई थी, खाली कर्जे की वजह से, क्योंकि वो लगातार उनका जो डेट है वो बढ़ता जा रहा था और वो उसकी डेट का जो इंटरेस्ट था उसकी भी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई थी एक तरह से। तो आपको ये दो चीजें भी देखनी जरूरी है।